हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश का पेडागोजी सॉल्व करेंगे 20 दिसंबर वाला पेपर। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्ट पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। पैसेज को हमने स्किप कर दिया है। पैसेज किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो की मेरी लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है। और जैसे कि मैंने अभी न्यू चैनल पर वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है तो लॉन्ग वीडियोज़ कोई देखना नहीं पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। तो करेक्शन की बेस्ट टेक्निक क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 हमारा है द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब वो बच्चा बोल रहा है तभी जो है आप उसको करेक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इससे बच्चा जब आप बार बार वो बोलना चाह रहा है, आप बार बार उसके करेक्ट करेंगे उसको, तो वो आगे बोलने में हिचकिचाएगा। ठीक है, लर्नर वुड बी करेक्शन शुड बी डन एज ए होल ए क्लास एक्टिविटी सो दैट लर्नर विल रिपीट द एरर्स। आप सारे क्लास में बच्चों को एक साथ करेक्शन बता देंगे ताकि बच्चे जो है गलतियाँ ना करें, तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है करेक्शन को ठीक करने का। लर्नर एरर्स नीड नॉट टू बी करेक्टेड, कि बच्चों की गलतियों को ठीक ही नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों हमारे बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो बचता है हमारा लास्ट वाला, टीचर्स को बच्चों की गलतियों को एनालाइज करना चाहिए, पैटर्न फाइंड करना चाहिए और उन्हें फिर से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जिस एरिया में बच्चों को दिक्कत है वो दोबारा सारे बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑडियो लिंगलिज्म रिलाइड हैवी ऑन, मतलब किस पे ज़्यादा फोर्स करेंगे, बल देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिंगिंग लैंग्वेजेस टू रियल लाइफ कंटेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एंड बैनिश मदर टंग, और ट्रांसलेट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है ऑडियो लिंगलिज्म जो होता है वो हमारा फोकस करता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे जो होता है वो हैबिट करता है, अपना ज़्यादा फोर्स देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138 है। एज ए लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिक्शनरी को सही से यूज़ करने को प्रमोट नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच। तो बिल्कुल हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो सर्च करते हैं। चूजिंग द मीनिंग दैट इज़ रेलिवेंट इन कंटेस्ट, तो ये भी हमारा अच्छा ऑप्शन है, डिक्शनरी को यूज़ करने का अच्छा तरीका है ये। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, मतलब शब्द कैसे गलत हैं ये सब हमको फाइंड आउट करना सिखाता है। या रीटीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो डिक्शनरी को यूज़ करने को प्रमोट नहीं कर रहा है ये तरीका, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि हर नए शब्द के लिए टीचिंग को रीच करना ये सही नहीं है डिक्शनरी के यूज़ करने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 139 पे। 139 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग। ऑथेंटिक लिसनिंग का एक सही एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना, स्टोरी टेलिंग, या फिर हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट, या सिंगिंग ए सॉन्ग। तो 139 के लिए आप बताइए हमारा कौन सा आंसर सबसे सही होगा? तो ऑथेंटिक लर्निंग के लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 रिपीटेड है। 140 पे चलते हैं। एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो अगर आप एक लैंग्वेज की टीचर हैं तो आपके पास किस टाइप की ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इम्प्लिक्ट एंड ओवर्ट एंड एक्सप्लिट, बोथ इम्प्लिट एंड एक्सप्लिट, या आई वास्ट। तो आपको सारे नॉलेज होने चाहिए, इम्प्लिट एंड ओवर एंड एक्सप्लिट, बोथ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिट, या एक वास्ट। तो यहाँ पे आप बताइए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड है। चलिए द सक्सेस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड ऑन डैश। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब निदानात्मक परीक्षण टेस्ट किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइम एंड इंटरवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, या रूल्स ऑफ ग्रामर, या डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड मटेरियल, आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है
ऑप्शन नंबर हमारा 4 है गैप्स को जो है कि लर्निंग में कहाँ पे आपको गैप्स है, किस चीज़ में दिक्कत है, इस चीज़ को पहचानने में हेल्प करता है। इसी को लर्निंग गैप्स कहते हैं और इसी को पहचानने में हमारी हेल्प कौन करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू जो होता है हम इस चीज़ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 142 हमारा है। In the language classroom, a child often face problem in learning his or her first language at school because dash। इन द लैंग्वेज क्लासरूम ए चाइल्ड अक्सर लैंग्वेज क्लास के रूम में एक बच्चा जो है वो लगातार जो होता है वो अपना फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्यों? लर्निंग हीज हर आउन लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, स्कूल नॉलेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, द चाइल्ड नो दैट लैंग्वेज एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, दैट लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लर्न एट स्कूल। तो यहाँ पे आप बताइए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। ठीक है, तो वो अपनी भाषा को स्कूल में असहज महसूस कर रहा है। जैसे कि आप हिंदी सीख के गए हैं, आपके स्कूल में इंग्लिश थोड़ा सा बोला जा रहा है, तो आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो होता है स्कूल का लैंग्वेज काफ़ी फॉर्मल है और वहाँ होम लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन द लैंग्वेज क्लासरूम ए चाइल्ड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, स्टोरी टेलिंग हेल्प स्टूडेंट टू, स्टोरी टेलिंग बच्चों को किस तरह से मदद करती है? तो सिट इन डिसिप्लिन, कंसंट्रेट इन द क्लासरूम, एंजॉय द क्लास एम्बिएशन या डेवलप देयर इमेजिनेशन। तो स्टोरी टेलिंग जो होता है बच्चों के इमेजिनेशन में हेल्पफुल होता है, इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एसेस द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट? बच्चों की राइटिंग स्किल को एसेस करने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए कौन सा स्किल सबसे बेटर है? आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, या मतलब आंसर लिखना जो चैप्टर के बेस पे हो, या डिक्टेशन, या राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, या कंपटीशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। ये राइटिंग स्किल के साथ साथ जो है वो बच्चे के जो है और भी आस्पेक्ट को एसेस कर पाएगी इससे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिससे वो अपनी एक्सपीरियंसेस को अगर राइट कर रहा है तो बच्चों की जो है इमेजिनर कैसे वो मतलब सोच रहा है, उसकी कल्पनाशीलता, ये सब टीचर जो है वो एसेस कर पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे, सेम क्वेश्चन है। Beginning by the giving the rule first through an isolated instruction and then drilling the rules through the practice is the option number 1, merit of grammar in contest, limitation of grammar in contest, merit of deductive approach, limitation of deductive approach। ठीक है, किसी भी रूल्स को ड्रिल कर देना, उसको रटा डालना, ये किस तरह का प्रैक्टिस होता है यहाँ पे ये बताना है। तो हम ऑप्शन नंबर देखते हैं, मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अगर हम ड्रिल को या उसके नियम को रटा डालते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, तो ये हमारा जो होता है वो डिडक्टिव अप्रोच होता है। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंदी की पेडागोजी में ये समझाया है कि डिडक्टिव मतलब निगमन विधि। उसमें जो होता है हम बच्चों को रूल को जो हमको सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके रूल को ड्रिल कर देते हैं, मतलब अभ्यास करा के उसको याद करा देते हैं। तो ये रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाने के प्रोसेस को डिडक्टिव अप्रोच यहाँ पर कहा जाएगा। तो मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कैसे? एक लैंग्वेज में पूछता है, एक दूसरी लैंग्वेज में पूछता है, और एक आपका पेडागोजी 30 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है बढ़िया से। द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम इन ए क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे डैश टू help learner to do them and internalize the structure, help learner to memorize the structure, या help learner to feel free to it or avoid it, help learner to monitor their work। तो किस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल होता है? जो हम ग्रामेटिकल आइटम जो होता है उसको एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट करते हैं या इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है? तो लर्नर को जो होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं मतलब स्टूडेंट, उनको आत्मसात करने के लिए या उसको अच्छे से समझने के लिए वो ग्रामर को ज़रूरी होता है। कोई बच्चे, हर तरह के बच्चे आपके क्लासरूम में रहेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टिंग वे में उनको समझाएंगे तो सारे बच्चे जो होते हैं वो कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने से बच्चों को वो चीज़ें बर्डन नहीं लगती हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्टिविटी शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम इन द क्लियर, और सेम प्रोसेस मतलब सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन लेक्चर देयर इज़ या आर ऑफ मीनिंग। तो लेक्चर में कितने लेवल होते हैं ये हमको बताना है कि लेक्चर देते वक्त। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, ओनली 1 लेवल, ये हमारा 1 लेवल ऑफ मीनिंग होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। एक मिनट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा 147 वाला थोड़ा एक बार और देखूंगी। इन लेक्चर देयर इज आर डैश ऑफ मीनिंग, ओनली 1 लेवल, 2 लेवल, 3, सॉरी यहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल की तरफ जाना है। लेक्चर में हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो हम किसी एक ही लेवल की तरफ नहीं झुकते हैं। अगर हमको मल्टीपल लेवल का यूज़ करना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए, कई तरह से एग्जाम्पल और कई तरह से सब कुछ देना पड़ता है, तो वी विल गो टू ऑप्शन नंबर 4। तो 1 ऑप्शन नंबर हमारा नहीं सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शनल aspect of the language gain momentum with the dash of learning. Functional aspect of language gain momentum with the dash of learning. कम्युनिकेशन अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक, तो फंक्शन लैंग्वेज का जो है फंक्शनल एसेप्ट होता है जो, वो हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आएगा। यहाँ पे हम जो है वो कम्युनिकेशन स्किल हमारी डेवलप होगी और इस तरह का जितना भी हम लैंग्वेज को जब फंक्शन करेंगे, फंक्शन मतलब जितना इसको यूज़ करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो उतना ही हमारा लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस डेवलप होगा और वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कम्युनिकेशनल अप्रोच में आएगा। तो ये आपको की पॉइंट याद रखना है, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अगर लैंग्वेज पूछेगा तो कम्युनिकेशन अप्रोच पर आप चले जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ए लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज इन ए लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ, किस लिए हम यूज़ करते हैं लर्निंग में और टीचिंग में लिटरेरी टेक्स्ट का? लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकैब के लिए, ठीक, या रिमोल्यूशन ऑफ रूल्स, रिफॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, या लर्निंग डिसेबिलिटी या डेवलपमेंट प्रोनाउंसिएशन। तो लिटरेरी टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकैब के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था और सीटेट में बहुत कम इस तरह का लिटरेरी टेक्स्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिटरेरी टेक्स्ट का हम लैंग्वेज में यूज़ किस लिए करते हैं? लैंग्वेज फंक्शन और न्यू वोकैब के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग। अगर आप बच्चों को ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ा रहे हैं टीचर, तो आपका यहाँ पे कौन सा सही है? टीचिंग देमसेल्फ शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर। टीचर को खुद से ग्रामर के नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ये बात नहीं होनी चाहिए, ये आपको पहले से ये सब आना चाहिए, आपका इम्प्रूवमेंट पहले से होना चाहिए, पढ़ाते वक्त नहीं। ठीक, ग्रामर इज़ टू बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन, अलग थलग करके ग्रामर को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है दोनों। ग्रामर इज़ टू बी ट्रीटेड इन कंटेस्ट, ग्रामर को संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल हम ग्रामर को कंटेस्ट में ही पढ़ाएंगे। और ऑप्शन नंबर इसके लिए 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामर इज टू बी बुल्ड बाय द टीचर इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ग्रामर को जब पढ़ा रहे हैं तो ट्रू हमारे लिए यही होगा कि हम ग्रामर को कंटेस्ट में रह के पढ़ाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अगर आपने पेपर 2 इंग्लिश लिया रहा होगा तो ये आपके लिए सेशन था पेडागोजी का। और अगर नहीं भी लिया रहा हो पेपर 1 पेपर 2, जिसने भी लिया रहा हो, क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं, बस जिसने पेपर 1 लिया रहता है उसका थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो ये था आज का 150 क्वेश्चन और 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और सारी ऑनलाइन एग्जाम के जो पेपर्स थे वो मैं आप लोग के सामने पर डे ऐसे लाती रहूँगी, एक सब्जेक्ट की या 2 सब्जेक्ट की, जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम आने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।